खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमदी बड़ी साहब और मैं हूं सईद काजी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए साइफर केस कितना ख़तरनाक हो सकता है। 14 दिन का रिमांड दे दिया गया, फिर उन्हें ज़ाहिर गिरफ़्तार कर लिया गया दोबारा से। क्या फिर एक दफ़ा बड़ी गिरफ़्तारियों की बड़ी बातें बहुत हो रही हैं, मगर कभी बड़ी गिरफ़्तारियाँ जो सही मायनों में बड़ी हैं कभी होंगी। अमेरिका इंतखाबात के हवाले से बज़ाहिर उसकी जो डिप्लोमेटिक यहाँ पे उसकी जो एक्टिविटी है उसमें लगता है बड़े कंसर्न हैं यहाँ जमहूरियत के ज़िमन में। असल कहानी क्या है ये बात करेंगे। और फिर पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ देना तो मुमकिन नहीं, और ये कह रहे हैं कि हम बिलों की भट्टी साहब जो है एक साथ कर देंगे, हजूर देने तो फिर हम पड़ेंगे, और ये किस्तें करवाने के लिए कितना मज़ीद खज्जल होना पड़ेगा दफातर में जाके, या बैठे बिठाए हो जाएगा ये मामला। मगर पहले आते हैं साइफर केस के हवाले से। तो भट्टी साहब 14 दिन का रिमांड है, आप क्या समझते हैं कोई रेलेवेंस अब इसकी इन हालात में? इसमें तो बाद में बात करेंगे जो हालात वतन अजीज़ में जा रहे हैं, मगर चलें पहले इसी से करते हैं। क्या कितना ख़तरनाक है ये केस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भी ये साइफर इतना ख़तरनाक केस है, इतना ख़तरनाक केस है कि दुनिया तसव्वुर नहीं कर सकती। एक बंदा कैंसर की 4th स्टेज से बच के वापस आ जाता है तो उसको हल्का सा टेम्परेचर हो जाता है 99। ये है जिस शख्स पर 2 कातलाना हमले, शाहाना 180 मुकदमात। कल मेरी चेयरमैन पीटीए की हमशीरा अलीमा हाँ से खासी डिटेल गुफ्तगू हुई। कई सब आपके लिए खैरत वाली खबर होगी। उनको गिरफ्तार कराने वाले आज घुटनों में सर लेके रो रहे होंगे। कहते हैं जितना रिलैक्स हमने अपने भाई को देखा है, कहता है बाहर कहता है जब मैं इधर हूँ 2 दफ़ा कुरान पाक तफसील से पढ़ लिया, कागज़ पेंसिल मिल लिया, अपनी मर्जी की बुकें पढ़ लो। कहते हैं जब बाहर था घर में हमला, चिड़िया उड़ी, तरीके इंसाफ के चेयरमैन पे पर्चा। आज बारिश नहीं हुई, तरीके इंसाफ के चेयरमैन पे पर्चा। आज सूरज ज़्यादा निकला है, तरीके इंसाफ पे पर्चा। हफ्ते के बाद इतवार हो गई, तरीके इंसाफ के चेयरमैन पे पर्चा। वो इतना रिलैक्स है। जिस कमरे में बैठे हैं जो मिलने आए थे चेयरमैन, उन्होंने कहा सबसे पहले एसी बंद कर दो। कमरे में अपनी 2 मशीरा से उन्होंने कहा ये एसी तो बंद करे। मुझे अब आदत सी हो गई है बगैर एसी के रहने की। अजीब सी बात आप सुना रहे हैं। मैं इस वक्त हमारे साथ काजी साहब, हमारे साथ इंतजार पंजोता साहब वकील हैं, माहिर कानून है। हम आपको और अपनी बजाय इनसे लेते हैं। इंतजार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मोहतरम, आप आईनी माहिर हैं, आके क्लीन शेव में आप तो ऋषि कपूर लग रहे हैं। क्या पाकिस्तान की कानून के, आज मैं किसी हाई कोर्ट के जज साहब के बारे में सुन रहा था, उनके रिमार्क्स मोहतरम के, कि 2023 कानून की ना हुक्मरानी के लिए स्याह तरीन दिन है। मैं बात ही यहाँ से शुरू करता हूँ। जब एक हाई कोर्ट के जज साहब को ये बात कहनी पड़ जाए कि 23 अदालतों की बेतुकीरी के लिहाज से स्याह तरीन दिन है, इस पे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, उन्होंने जिसने भी ये कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि देखिए जब मार्शल लॉ होता है तो मार्शल लॉ के अंदर हमें सबको मालूम होता है कि डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स जो हैं वो हो रहे होते हैं, और पोजीशन ये होती है कि ला कानूनियत का दौर दौरा होता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये देखा गया है कि पार्लियामेंट के फ्लोर से ऐसे कवानीन बनाए गए हैं और ऐसी चीज़ें की गई हैं जो कि आइन की रूह और आइन के जो वाज़े आर्टिकल्स हैं उनके खिलाफ वर्जी में बनी है। तो यहाँ पर ये जो आपका व्यू है बिल्कुल मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि अगर ये देखा जाए कि जुल्म और सितम देखा जाए, और अगर मुआशरे के अंदर बदहाली देखी जाए, और लाकानूनियत देखी जाए, और पार्लिमान और एग्जेक्टिव की तरफ से जो आइन के साथ खिलवाड़ किया गया और अवाम पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया, और जो दीगर आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी मुआशी सूरत हाल है वो ऑल्दो उसका आइन के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इसी का नतीजा है कि क्योंकि लाकानूनियत इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि इस वक्त जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर हो चुका हुआ है। लेकिन इससे पहले एक बात गुजारिश करता हूँ, उसके बाद काजी साहब आएंगे। बताएं ये साइफर केस कितना मजबूत है? मुकदमा दर्ज कब हुआ? इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड कब लिया गया और आपको कब पता चला? और इसकी मैक्सिमम सजा कितनी है?
देखिए ये एक ऐसा मुकदमा है कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मिसालें दी थी कि हफ्ते के बाद इतवार आ गई और इतवार की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे पर्चा और दीगर भी आपने काफ़ी वजूहात बताई हैं। इसमें जो कंटेंट है और या जो एलिगेशंस हैं वो ऐसे हैं कि वो कोई भी ऑफेंस जो है उससे क्रिएट नहीं होता। बुनियादी तौर पर जब आप ये कहते हैं कि ये जो कानून और जो शिकायत इसके नुकात उसके ऊपर लगाए गए हैं जो शिकें कानून की, वो कानून अट्रैक्ट ही नहीं होता। उन कवानीन की रूह से जो इंफॉर्मेशन और जो उनकी नोयत है वो नोयत ही और है। यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि ये मुकदमा जब दर्ज किया गया, ये 15 अगस्त को दर्ज किया गया और 15 अगस्त की शाम को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, इस मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी डाली गई और 16 को वेरी नेक्स्ट डे जो FIA है उन्होंने उनका फिजिकल रिमांड लेने की कोशिश की और जो कि अदालत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। ये सारी चीज़ें हमें पहले मालूम नहीं थी, ये चीज़ें हमें आज मालूम हुई हैं जब हम अटक जेल पहुंचे हैं और ट्रायल जज साहब ने ये हमें फातिहाना अंदाज में हमें ये बताया है कि ये इससे पहले की प्रोसीडिंग्स ये हो चुकी हैं कि 15 को जब ये FIR दर्ज हुई थी तो इमीडिएटली इन्होंने अटक जेल जाकर मेरी परमिशन के साथ उनको इसके इंटरोगेशन की और जब इन्होंने नेक्स्ट डे मुझसे रिमांड मांगा तो मैंने रिफ्यूज़ किया क्योंकि उसके अंदर जो है वो इमरान खान साहब मेरे सामने मौजूद नहीं थे। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी वजूहात बताई, लेकिन इस केस को जिस तरह से चलाया जा रहा है वो चलाना जो है इटसेल्फ हमें उससे मेलाफडी इनकी शो हो रही है क्योंकि आज तक हमने ये नहीं देखा कि किसी मुल्ज़िम की सिक्योरिटी के लिए जब हम अदालतों में जाते थे यही बुनियाद बनाकर और यही इस्तदा लेकर हमने हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कौन कौन सी अदालतों में हमने धक्के नहीं खाए। आपके सामने है कि हमने हर एक का दरवाज़ा नॉक किया है, लेकिन हमें सिक्योरिटी के नाम पर आज तक कभी रिलीफ नहीं मिला। हमें हमेशा ये है कि अगर इमरान खान व्हील चेयर पे भी हैं तो उनको लेके आए। यहाँ पर ये जो जेल ट्रायल किया गया है, ये जेल ट्रायल के अंदर हमें इनकी जो मेलाफडी है वो नजर आ रही है, वो शो हो रही है और ये किसी खास मकसद के लिए ये बनाया जा रहा है। जो कंटेंट्स ऑफ द केस हैं वो बिल्कुल इसमें कोई जान नहीं इंतजार साहब, एक और पहलू जो मैं ये तो कानूनी तौर पर आपने एक्सप्लेन कर दिया है, मगर अभी अपने इंट्रो में भट्टी साहब ने बड़ी ऐसी बात की कि जो लोगों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी कि ये जो अलीमा खान साहबा मिली हैं और उनकी बात भी हुई कि खान साहब कोई बिल्कुल अनमूव्ड लगते हैं, इन हालात का कोई उन पर असर नज़र नहीं आ रहा और यूँ लगता है कि ही हैज़ अडाप्टेड टू दीज वेरी डिफ़िकल्ट दिस। आज क्योंकि सुबह मैं आपको वीडियो भी देख रहा था, आप मिले भी होंगे, तो इस बारे में आपका क्या टेक है खान साहब, हाउ ही इज़ टेकिंग ऑल दिस ऑर्डील? देखिए जी, खान साहब बहुत बाएतमाद हैं और आज तो उनकी जो लुक थी वो बिल्कुल फ्रेश थी। मुझे अगर सिर्फ ये आप एलिमेंट निकाल दें कि अदालत का कमरा बनाया गया, अदालत का कमरा तो ऐसा नहीं था, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का ऑफिस था जिसके अंदर जज साहब उनके चेयर पर विराजमान थे और इसके अलावा एक ऑफिशियल दफ्तर की फीलिंग आ रही थी, अदरवाइज तो वो अदालत नहीं थी। और अगर मैं इमरान खान साहब की तरफ देखूं तो वो बिल्कुल फ्रेश थे, ऐसे मालूम हो रहा था जैसे मैं उनसे जमान पार्क में मिलता था, उसी फ्रेशनेस और उसी ताजगी के साथ वो आज मौजूद थे, बिल्कुल फ्रेश। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो स्पिरिट्स हैं वो बहुत हाई हैं, वो किसी तरह से परेशान नहीं है। उनसे पूछा मैंने कि कंडीशंस जो हैं वो हमें बताया गया है कि कंडीशंस कुछ बेहतर हुई हैं। उन्होंने ये कहा कि ये कंडीशंस अब इसके ऊपर बात करना भी वो बेमानी है क्योंकि मैं इन कंडीशंस के साथ एडजस्ट कर चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कहा कि मैं इस जो 7/8 का जो उनका सेल है उस सेल के अंदर मैं इस वक्त मेंटली तौर पर एडजस्ट कर चुका हूँ, इसके अंदर हूँ या मैं बाहर हूँ, क्योंकि बाहर जो माहौल है वो भी इसी की तरह का है। वहाँ पे भी अगर मैं अपने घर के बेड पे सोऊंगा तो कोई फर्क नहीं होगा अगर मैं यहाँ सोऊंगा, क्योंकि वहाँ भी मैं कैद हूँ और यहाँ पे भी मैं कैद हूँ। तो अगर मुझे वहाँ जाके कैद रहने हैं और मैं अपने नजरियात और अपने जो आइडियोलॉजी है उस पर अमल दरामद नहीं कर सकता तो उससे बेहतर है कि मैं इसके अंदर हूँ। तो ये खान साहब का जो नजरिया है वो उस पर बिल्कुल कायम है और वो बहुत मजबूती से कायम और खड़े हुए हैं। अच्छा इंतजार साहब, ये फरमाइएगा, हमारी इतलात के मुताबिक मैंने 3-4 जो सेक्रेटरी खारजा रहे हैं उनसे मुलाकात की
और ये तरीका का जान। उन्होंने कहा कि जी साइफर तो आज भी वजारत खारजा में एज इट महफूज है, एज इट है, उसे एक मशीन के साथ डिकोड किया जाता है। और खुद कासम सूरी साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भी भेजा और उसकी ऑफिशियल कॉपी 5-6 जगह जाती है। तो साइफर केस इमरान खान साहब पर बना क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आ रही, और आम नाजरीन भी आपसे जरा ये सुनना चाहेंगे। देखिए जी, ये साइफर जो है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो साइफर ओरिजिनल साइफर है ये फॉरेन ऑफिस के अंदर रिसीव होता है और उसको उसके वहीं पे उसका मैकेनिज्म है जो जिसके जरिए इसको ट्रांसलेट किया जाता है। आम जबान में अगर मैं इसे समझाऊं तो ये कोडेड फॉर्म में होता है, जो कोड्स सिर्फ एक्सपर्ट्स के पास हैं, जो एक्सपर्ट हमारे दफ्तर खारजा के अंदर मौजूद हैं। मैं इसी के ऊपर इतनी ही बात करूंगा। इसके अलावा ये जो ओरिजिनल साइफर है ये वहां से किसी जगह पर मूव नहीं होता। वो जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर कंटेंट होती है वो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ हमारे जो रियासत के अहम तरीन इदारे हैं उनके पास जाती हैं, जिनमें वज़ीर आज़म के पास भी एक कॉपी जाती है। और उसके बाद आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने खुद हाईलाइट की कि कासिम सूरी साहब ने मुख्तलिफ जो आईनी ओहदेदार थे उस वक्त के, उनको ये लेटर जो है जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी बेसिकली वो उन्होंने शेयर की थी और ऑफिशियल कैपेसिटी में शेयर की थी। यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन या तो वो कोड्स इटसेल्फ जो हैं वो होते, अब तो फिर तो कोई, अगर आप जो ये स्पेशल सीक्रेट एक्ट की जो प्रोविजंस आपने लगाई हैं ये लग जाती, लेकिन यहाँ पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल की है। अब यहाँ पे मकसद क्या था? मकसद आपके सामने है कि ये तो गैरत की बात है, ये तो आपकी मुल्क से जो मोहब्बत है और अपनी मुल्क की सालमियत और अपने मुल्क की वकार की बात है कि आप इसके लिए क्या स्टैंड लेते हैं। जब एक मुल्क को धमकी लगाई गई, ये इमरान खान साहब ने सिर्फ नहीं कहा, ये धमकी की बात जो उनके बाद वजीर आजम आए, जो पीडीएम के वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बात की। अब ये है उसके कंटेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो उसके ऊपर खान साहब पर ये है कि इन्होंने उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक के साथ शेयर की, जिससे जो पाकिस्तान की सालमियत को खतरा पैदा हुआ है। तो अब ये हमें देखना है कि ये कौन सी सालमियत को खतरा पैदा हुआ है और ये किस तरह से पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ जाता है कि एक मुल्क जो उसको धमकी दे रहा है और अगर आप उसके बारे में आवाम को बताते हैं तो इससे मुल्क की सालमियत को कैसे खतरा पैदा हो गया। ये हम देखेंगे प्रोसिक्यूशन अपने केस में इसके के लिए क्या एविडेंस लाती है, क्योंकि अदरवाइज तो ये केस ओपन एंड शट केस है। इसमें जो प्रोविजंस अट्रैक्ट होती हैं उसके मुताबिक ये बेलेबल ऑफेंसेस थे। हमने आज भी इस्तदा की कि ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि जुडिशियल लॉकअप में तो आप तब रख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस उनके ऊपर अलेज किया जाए जिसमें जमानत की जरूरत पड़े। लेकिन जब हमें रिफ्यूजल मिला तो फिर हमने उनकी जमानत की जो दरखास्त है वो वहाँ पे फाइल की, जिसमें 2 सितंबर की डेट हुई है और हम होपफुल हैं कि जल्दी से जल्दी हम खान साहब को इंशाल्लाह इससे बाहर निकालेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 2 सितंबर तक उनकी ज़मानत की आपको उम्मीद है, लेकिन फिर क्या हमें ये ख़तरा भी रहेगा, जैसे भट्टी साहब और दूसरे लोग भी कहते हैं कि केसेस के एक मतलब सैकड़ों केसेस हैं, तो देन ही कैन अगेन बी नैब्ड इन सम अदर केस। क्या आपकी इस पे राय है? देखिए जी, हमने जो इनकी बेल्स डिसमिस हुई थी नॉन प्रोसिक्यूशन के ग्राउंड्स के ऊपर, वो हमने मुख्तलिफ जो उनके सुपीरियर कोर्ट्स थी उनमें चैलेंज कर दिए हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो हमारी पिटिशन है वो थी तोशाखाना केस के 3 अगस्त के ऑर्डर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो हमने चैलेंज किए थे बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर हियरिंग भी की है और उसी हियरिंग के अंदर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इस फैसले का इंतजार करते हुए इसके फैसले तक इसको एडजर्न किया था। उसके अंदर हमने एक एप्लीकेशन ये मूव की है कि हमें अगर मुकम्मल इंसाफ दिया जाए तो फिर घड़ी की जो सुई है वो 5 अगस्त 12:30 पर जाएगी, क्योंकि 12:30 पर जो प्रोटेक्शंस इमरान खान को हासिल थी वो इस इलीगल ऑर्डर की वजह से हमारी 17 से 18 जो बेल्स हैं वो डिसमिस हुई हैं और इसमें इमरान खान की वजह से ये वो हाजिर नहीं हो सके। ये सिस्टम की वजह से और सिस्टम का फॉल्ट है। हम जो कानूनी टीम थी उनकी वो वहाँ पे मौजूद थी,
तो हम ये चाहेंगे और हमने इस्तदा की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि तमाम नए मुकदमा जिसमें ये साइफर का मुकदमा भी शामिल है और इसके अलावा दीगर नोन और अननोन जितने भी केसेस इमरान खान साहब पर हैं उसके अंदर तमाम के अंदर उनको प्रोटेक्शन दी जाए और उनको फौरी तौर पर फिलफौर उन्हें ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया इंतज़ार पंजोथा साहब, बड़ी वजाहत से आपने हमें जो है इस पर ब्रीफ भी किया, हमारे नाज़रीन को भी। जी भट्टी साहब, मामला तो आपके सामने ही है और जिस तरीके से हो रहा है, लेकिन जो मैं इसमें जो देख चुका हूँ या जो शुरू में आपने बात की थी उसको कोराबोरेट किया इंतज़ार पंजोथा साहब ने कि वो उन कंडीशंस में अपने आप को ढाल चुके हैं, ऐसे आप मुझे यानी तस्वर दे रहे हैं जो आपकी अलीमा खान साहब से बात। अच्छा काजी साहब, और डिटेल बात कितने बजे गई, कितने बजे तशरीफ क्या क्या बात, और उसके बाद जेल जराए से, जेल में खासा हमला है। आप ये कह रहे हैं कि जेल जराए से भी बात हुई? जेल जराए 100% मैंने महकमा जेल खाना जात को कवर किया हुआ, मैं छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ। काजी साहब, एक आदमी खान साहब के तहरीके इंसाफ के चेयरमैन साहब के पास गया, उसने कहा सर आप तक अब कोई हमें मार के ही आएगा, आप पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। ये अंदर के किसी जेल के मुलाजम ने, काजी साहब बाहिर अगर गुब्बारे उड़ाने पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आपको पता है गुब्बारा, उसमें क्या कोई एटम बम होता है, इसमें जो फटने का खतरा है, ये जो बलून है जिससे बच्चे खेलते हैं, आप भी बचपन में खेलते होंगे, उसमें भी खान साहब के पास गए। उसने कहा सर अफसोस है हम आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपसे जो मुल्क की जंग लड़ रहे हैं हम भी आपके उस जंग के सिपाही हैं। इसके बाद उन्होंने पहले दिन उनके कुछ कीड़े शीड़े आए, अगले दिन उन्हें छोटा सा मैट्रेस मिल गया। अब वो दीवार भी ऊंची कर दी गई है जो 2-2.5 फुट की थी, उसमें ज़्यादा खुश हैं बनिस्बत ज़मान पार्क के। कहते थे सारा दिन ना मुझे किताब पढ़ने का मौका मिलता था, ना मुझे कुरान पाक का पढ़ना था। अब मैं जब से आया हूँ अपना सारा फोकस मैंने बुक पे किया, लिहाजा मुझे कोई परवाह नहीं मुझे कब तक रखते हैं, लेकिन मैं ना NRO लूँगा। ये सब बातें गलत हैं कि मुझे कोई ऑफ़र कर रहा है। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये हकीकी आज़ादी जद्दोजहद में आखिरी खून के कतरे तक करूँ। अच्छा बड़ी साहब, आगे बढ़ते हैं। एक तो हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर कुछ खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। खबर एक ये भी गर्दिश कर रही है कि कहीं से फिर ये ख्वाहिश आ रही है, बल्कि फरमाइश आ रही है कि कुछ ख़वातीन को भी गिरफ़्तार किया जाए खान साहब की फैमिली में, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके। तो इस बारे में आपके पास क्या खबरें? काजी साहब अल्लाह करे मेरी ये खबर गलत हो, कभी कभार देखे ना सहाफ़ी की क्रेडिबिलिटी होती है और कुछ नहीं। ये ख्वाहिश का इजहार एक खातून ने कह दिया, अलीमा खां और डॉक्टर जुमा उनकी जो बहन है, हम उसे जेल में देखना चाहते हैं बहुत जल्द। अलीमा खां और ये मुल्क तो बना ही इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। 3-4 केसों में ऑलरेडी जा रही हैं अदालतों में, मुख्तलिफ अदवार में, और 9 मई को वो ज़मान पार्क में थी, आपको मैं यकीन से कह रहा हूँ, उनका उसमें भी पर्चा है, कभी एंटी करप्शन के, कभी किसके। अब ये ताकतवर लोग हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बंदा जिसे आप कह रहे थे एक दिन जेल नहीं काट सकता, वो तो जेल के माहौल में रंग गया, मैं तो रंग गई तेरे रंग च सजना। अब जिस खौफ से आपको, एक गुजारिश सुने, अब काजी साहब अवाम की जो प्रॉब्लम है ना, आप भी और मैं भी अभी प्रोग्राम से पहले हम ओवरऑल अवाम की बात कर रहे थे। एक खौफ होता है, मैं जा रहा हूँ अचानक शेर आ गया और मैं डर गया, वो अल्लाह ना करे मुझे मार ना दे, एक डाकू आ गया, मेरी नेचुरल रिएक्शन होगा मैं डर जाऊंगा, खुदा ना खास्ता ये गोली ना मार दे। कोई रीछ आ गया, कोई आगे सड़क पे जा रहा है, ट्रक आ गया, इसे खौफ कहते हैं। अब ये खौफ अल्लाह ना करे नफरत में बदल रहा है, जितनी महंगाई हो गई है, लोग ये जो महंगाई की वजह से नहीं सुनना चाहते। डॉक्टर साहब तशरीफ ले जा चुके हैं, मियां नवाज शरीफ साहब तो पहले ही अपनी सेहत के ज़िम्मे में बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं, इत्थे हुण किने रहना है?
हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जब एक हमेशा हमारे पॉलिटिशियनों का ही काम है हुकूमत बनाना, चाहे वो तरीके इंसाफ हो या चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो। गुजारिश है, जब वो हुक्मरान थे तो खर्चा शर्चा चलता रहता था, इधर को बड़ा प्रोजेक्ट आ गया अरबों रुपए का जाते जाते दे गए। अब आपको पता है वो यूके में चले गए, इसहाक डार साहब भी मोहतरम, शहबाज शरीफ साहब भी, उधर पर आवर डेली वेजेस 10 पाउंड है और 1 पाउंड 400 रुपए से ऊपर हो गया। अगर उधर जाके वो कोई मेहनत मजदूरी करके अपनी फैमिली के लिए इसहाक डार साहब मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें आप भी मेहनत करें। हसन क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ ये देखें कादी साहब, डू यू थिंक इसके अलावा कोई और वजह हो सकती है? नहीं, ये तो सारी उन्होंने अपने तनख्वाह में से पैसे पसंदाज करके बच्चों को कारोबार करवाया था माशाल्लाह, और फिर उसमें अल्लाह ने बड़ी तरक्की दी। तरक्की पता नहीं कि बच्चों की क्यों होती है, हमारे बच्चे खजल हो जाते हैं, मगर कोई बात नहीं। आप क्या फरमा रहे थे भट्टी साहब? कादी साहब, गुजारिश ये है कि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी हो गई और वो खुद की पीडीएम ने, और उसमें मोहतरम इसहाक डार साहब जो अरस्तू से आइंस्टाइन थे, उन्होंने कहा कि मैं जहाज से उतरा ही नहीं। करो तो दोबारा बुला लिए। तो अब उन्होंने कहा कि यार इधर महंगाई पे मैं बिल तो नहीं दे सकता, उधर डेली वेजेस पे कहीं भी जॉब करेंगे, पर आवर 10 पाउंड, 400 रुपए का 1 पाउंड हो तो 40 पाउंड हो, 4 हो गए। तो कादी साहब, दूसरी तरफ 16 महीने हुकूमत करने वाली चंद शख्सियात में से एक शख्सियत मुल्क से जाने लगी, उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। बस भाई, बस ज्यादा बात नहीं चीज। लेकिन भट्टी साहब, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। चलें, आपने इशारा तो कर दिया, मगर ये अभी मैं दो जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी, एक शर्जील मेमन साहब की और एक मरियम औरंगजेब साहिबा की। देखें जिस मेहनत से इन्होंने इस मुल्क को एक अजीम शान मुल्क बनाया है, और आज हम एक माशी ताकत बने हैं, तो कि इनको खराज तहसीन पेश कर दे तो क्या अर्ज है? देखिए काजी साहब, कितनी मेहनत से हमें ये यहाँ पर लेकर आए, मैं और आप और सब ने डिफेंड किया है। यानी शर्जील मेमन साहब ने कहा जी ये हम तो, हालांकि 1994 के मुआहदे, 2002 की पॉलिसी, बाद की पॉलिसी, तो इस वजह से आज हम अजीम शान मुल्क बने हैं कि नहीं? मैं, आप और तुराब साहब यही जिक्र कर रहे थे कि डॉलर, भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान में और पेट्रोल कितने का था। तो इतनी ले आईनी माहिर हमारे हर दिल अजीज दोस्त इरफान कादर साहब हैं, इनका पहलू भी आ जाए, ये बड़े दिमाग। इरफान कादर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हजरत, ये साइफर क्या है, इसकी कितनी सजा है और क्या समझते हैं आप आने वाले दिनों में? इस पे देखें, अब आपके सामने है साइफर। उस पे वो खान साहब ने ये कहा था कि उनकी हुकूमत जो है वो इसके जरिए गिराई गई है, और जिससे कि वो साबित कर रहे थे कि इनके जो मुखालिफिन हैं वो बाहर की कुव्वतों के साथ मिले हुए हैं। तो वो मामला जो है वो सारा, ये अदालत ने भी नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना, अब उल्टा वो साइफर उनके गले पड़ गया है। तो ये सारा मामला है साइफर का। तो इससे ज्यादा मैं इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहता फिलहाल। नहीं, आपकी रहनुमाई, ये मुकदमे में उन पे एलिगेशन है क्या? हम सरा, ये यकीनन आप एक आईनी माहिर हैं और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा नाम है आपका। एलिगेशन जो लगाई जा रही है वो ये लगाई जा रही है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट था, और ऑफिशियल सीक्रेट जो है उसको आपने हलफ उठाया होता है कि आप उनको आउट नहीं करेंगे, और ये रूह गर्दानी की आपने हलफ से, और एक कानून बना हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, और ये भी कहा जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अहम ममालिक के साथ, उससे पाकिस्तान की सालमियत को भी धचका लगा है सारी चीज़ से। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इस तरह की चीज़ जो है उसको खिलाफ कानून कहा गया है, उसकी सजा है, लिहाजा उनके खिलाफ ये केस बना दिया गया और अब उनको वो फेस करना पड़ा। अच्छा कादर साहब, ये फरमाइए कि जो सदर साहब वाला मामला था, उन्होंने कहा था मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए, तो वो कानून तो हालांकि बाद में उधर नोटिफिकेशन भी हो गया, तो इस हवाले से भी कौम में एक कन्फ्यूजन पाया जाता है, दस्तखत हुए नहीं हुए तो वो कानून है, अगर कानून है नहीं है तो फिर ये केसेस कैसे चलेंगे? इस पर भी आप हमें एनलाइटन करेंगे? जी हाँ, सदर के पास जब कोई भी बिल आता है तो उस पे आइन में जो आर्टिकल है वो आपने सब ने पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 75 है, और आर्टिकल 75 में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि दस्तखत होंगे नहीं होंगे क्या होगा। वहाँ लिखा है कि जब बिल सदर के पास आएगा
तो सदर के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि सदर उस पर अपनी तस्दीक कर देंगे, उसको असेंट दे देंगे, उससे एग्री कर जाएंगे कि ठीक है, अपना यानी हिंदी में कहते हैं आशीर्वाद दे देंगे, अपनी ब्लेसिंग्स दे देंगे, असेंट दे देंगे। और दूसरा ये है कि अगर वो असेंट नहीं देना चाहते तो फिर वो पार्लियामान के पास वापस भेजेंगे कि आप इसको रिकंसिडर करें, और उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि क्यों रिकंसिडर करें, वजह भी लिखी जाती है। तो सदर ने ये दोनों जो कोर्सेज हैं ये अडॉप्ट नहीं किए, दोनों रास्ते नहीं अपनाए, बल्कि उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि इसको गैर मौसर कर दो, इनफेक्टिव कर दो। ये चीज आइन में नहीं लिखी हुई। अब अगर सदर मामले को लेके बैठ जाते हैं 10 दिन से ज्यादा, तो क्या वो खुद ब खुद कानून बन सकता है कि नहीं बन सकता? 3 सूरतें हैं। अगर तो जैसे मैंने कहा सदर ने असेंट दिया तो कानून बन जाएगा। अगर सदर ने कहा कि रिकंसिडर कर लें इसको, तो जितने दिन पार्लियामान लगाएगी रिकंसिडर में, उसके बाद उतने दिन गुजरने के बाद अगर वो रिकंसिडर कर लेते हैं तो फिर भी वो एक मुद्दत गुजरने के बाद कानून बन जाएगा। और वहां पे जो शिक 2 है लिखा हुआ है कि फिर वो इट वुड बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, अंग्रेजी के लफ्ज है ये, कि वो जो लॉ है वुड बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। ये भी सूरत हाल नहीं हुई। अब एक तीसरी सूरत भी है, वो ये है कि वो डीम्ड टू हैव असेंटेड, तो वो शिक 3 में आता है कि या वो असेंट होगा, या वो डीम्ड टू हैव बीन पास्ड होगा, या फिर डीम्ड टू हैव असेंटेड होगा। तो ये उसको उन्होंने ये डीम्ड टू हैव असेंटेड में आ जाएगा कि अगर नहीं भी असेंट दिया और उतने मुद्दत गुजर गई है, वरना ये जो शिक 3 में डीम्ड टू हैव असेंट जो लिखा ना, डीम्ड टू असेंट, ये फिर बेमानी हो जाएगा। तो आइन की कोई भी शिक जो है ना, उसको आप रिडंडेंट करार नहीं दे सकते, उसको बेमानी नहीं कह सकते। अच्छा इरफान साहब, गुजारिश ये है कि यकीनन हमने बाद आईनी माहिरीन का कहना है कि प्रेसिडेंट साहब के पास जाते हैं, अगर वो नहीं कबूल करते या वापस नहीं होता तो फिर पार्लियामेंट में जाता है, जॉइंट सेशन अप्रूव करता है, और फिर 10 दिन बाद अगर सदर साहब कुछ भी ना करे तो वो अप्रूव हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है कि ये कुछ माहिरीन की नामुनासिब राय है? नहीं, मैंने तो ये कहा है ना कि मैं उनकी राय पे ही नहीं जा रहा, जो आइन में लिखा हुआ है। आइन में लिखा हुआ है कि वो डीम टू हैव असेंटेड, और यहाँ पे चूंकि 10 दिन गुजर गए थे और सदर साहब ने लेजिस्लेटिव प्रोसेस को खुद ही फॉलो नहीं किया, असेंटेड में आएगा, शिक 3 में आ जाएगा और वो कानून बन जाएगा। अच्छा चले ये बता दें कि आज जो नैब कवानीन में तरामीम हुई, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, बादी नज़र में ऐसा लग रहा है कि उसे ख़त्म किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं, वो जो अमेंडमेंट की गई नैब से जिससे 400 या 500 लोगों को रिलीफ मिला, उस केस में कितनी जान है? क्या फैसला मतवक्को है? फैसला तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन आपकी आईनी राय भी तो हो सकती है। मेरी आईनी राय ये है कि चीफ जस्टिस जो है ना, वो 50 हियरिंग कर चुके हैं। वो बहुत जबरदस्त शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई ऐसी चीज मिले कि मैं ये तरामीम जो है इनको खत्म कर दूं, वरना इतनी हेयरिंग्स हो नहीं सकती। वो एक हेयर स्प्लिटिंग, एक एकेडमिक एक्सरसाइज, एक कॉम्प्लेक्स एकेडमिक एक्सरसाइज में इस तरह से गए हुए हैं जैसे कि वो कोई सुपरा पार्लियामान है, और वो पार्लियामान को ये बताना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि इसमें जो सबसे अच्छा लॉ बन सकता था वो ये है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है। और ये जो बेंच बनाया गया है, ये भी अपनी मर्जी से उन्होंने बनाया है, और इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, उन्होंने आज काफी इस चीज से एग्री नहीं किया, और उन्होंने कहा कि पहले वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है उसको पहले फैसला करें। दूसरी बात यह है कि ये जो तरामीम है, इसमें एक आम तासुर लोगों को ये दिया जा रहा है कि कुछ लोगों ने फायदा उठाया है। इंटरेस्टिंगली ये तमाम तरामीम जो है, 3-4 ऑर्डिनेंस जो थे पीटीआई की अपनी हुकूमत के दौरान आए, कुछ बाद में आए, और जब ये कवानीन, ये तो तरामीम नहीं भी थी, तो नैब का जो तरीकाकार था वो यही था कि इस तरह के मैटर्स वो टेक अप ही नहीं करते थे। इन तरामीम में कहा क्या गया? इन तरामीम में कहा गया कि जो टैक्सेशन मैटर्स हैं, या जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के मैटर्स हैं, या जो इम्प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग के मैटर हैं, फॉर एग्जांपल फेलियर टू एक्सरसाइज अथॉरिटी हुई है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हुई है, अगर उसमें किक बैक्स नहीं है तो उन लोगों के खिलाफ नहीं प्रोसीड कर सकता नैब। ये बात अच्छी बात है, ये ठीक बात है। मैं भी जब नैब में था, मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था 2003 से 2006 तक, तो हमारी भी यही प्रैक्टिस तब होती थी कि इस तरह के लोगों को ना इन्वॉल्व किया जाए जिन्होंने किक बैक्स के लिए, जिनके खिलाफ नैब के पास कोई एविडेंस नहीं है। अब ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए
बेगुनाह लोगों पे केसेस बनाए जाएं, कल को खुदा को जवाब नहीं देना। सिर्फ यही कहते जाएं कि बस हमने बड़ा कमाल कर दिया, हमने इतने लोगों को जेलों में डाल दिया। आपको पता है कि नैब में गलत केसेस बनाने से कितने लोग जो है बेचारे अपनी जानों से गए हैं, कुछ लोग मर गए हैं नैब की कस्टडी में, जो कि बिल्कुल बेगुनाह थे। कुछ बेगुनाह सीनियर अच्छी सूरत वाले लोग 5-5 महीने पाबंदे सलासिल रहे हैं। ये सब कुछ नजर नहीं आता और उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था। और नैब को अगर आप इतने इजी टारगेट देना चाहते हैं कि नैब तो तफ्तीश भी ना करे, यानी 1200 लोग जो है वहाँ बैठ के तो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं और बोनसेस ले रहे हैं और वो तफ्तीश भी ना करें और खुद केस प्रूव हो जाए, तो उस हद तक ये तरामीम जो है ये क्लैरिफिकेटरी तरामीम है। ये सुप्रीम कोर्ट इस पे बैठी हुई है, 50 हियरिंग इस पे आज 50वीं हुई है। अगर ये इसी तरह बैठे रहेंगे तो बाकी सारे केस छोड़ देंगे। इरफान साहब, गुजारिश है, बदकिस्मती है, आपने ठीक फरमाया। नैब की हिस्ट्री शुरू से ही जिसने भी बनाया उसने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए बुलाया, वो सैफुर रहमान हो या तरीके इंसाफ हो या कोई भी हुकूमत हो। चले, लेकिन अगर बादिउल नज़र में सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देती है, जो अमेंडमेंट की गई है, फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या देखते हैं आप? वो फिर रिव्यू फाइल होगा, नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो सारी जो क्लैरिफिकेशन में वापस आ जाएंगी, क्योंकि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इनके बारे में एक आम तासुर कायम हो गया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इसका जिक्र किया अपने फैसलों में कि ये अपनी मर्जी से बेंच बनाते हैं और ये इम्प्रेशन अवाम को और मीडिया को सबको यही मिलता है कि इनका टिल्ट एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि कानून जो है उसकी नोक पलक सही होनी चाहिए। लेकिन ये इतनी हेयर स्प्लिटिंग कि आप पार्लियामेंट की डिबेट में तो हिस्सा नहीं ले रहे ना। अगर कोई कानून जो है वो आइन से मुतसादिम है तो 2 मिनट में पता चल जाता है, उसके लिए 50 हेयरिंग की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरा इख्तियार में रह के काम करना चाहिए। अच्छा, ये एक कन्फ्यूजन और एक खबर और भी आई थी, मैं ज़रा पीछे जाके बात करता हूँ। आमतौर पर जो हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो वो उसकी इबारत होती है कि प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू डू दिस। सदर का भी हम यही देखते हैं और सदर साहब ये फरमा रहे थे कि मैंने उन्हें कहा कि इसे वापस भेज दो विद ऑल दी जो इबारत जो उनका सेक्रेटरी लिखेगा। तो एक तो ये इसका वर्जन था कि सदर साहब का मौक़िफ़ यह है कि मैंने अपने स्टाफ को इसको वापस भेजने के लिए कहा था और हमारी 2 एक्स जो ब्यूरोक्रेट काम करते रहे हैं प्रीवियस प्रेजिडेंसीज में, उन्होंने भी कहा जी यही प्रैक्टिस है। तो इस सूरत में इसका क्या आप फरमाएंगे? सदर ने ये नहीं कहा कि वापस भेज दो। सदर का जो ट्वीट है ना, उसकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो है कि इसको गैर मौसर कर दो। गैर मौसर कर दो मतलब ये है कि मैं इससे दौड़ना चाहता हूं, मैं इसके करीब नहीं जाना चाहता। उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। वो कहते हैं इसको इनफेक्टिव कर दो, यानी कि रद्दी की टोकरी में फेंको। ये नहीं हो सकता। लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है उसको इस तरह से उसको स्टाइफल या उसकी गर्दन जो है वो नहीं। बिल्कुल ठीक। और एक आखिरी इरफान कादर साहब, आपने हमेशा हमें बड़ा अपना कीमती वक्त दिया। सिर्फ ये आखिरी एक सवाल, अगर सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलता है तो इसकी कितनी सजा हो सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम? मेरा ख्याल है वहां पे शायद गालिबन उम्र कैद है। तो मैं तो वैसे बिल्कुल खिलाफ हूँ इस तरह के केसेस में इतनी ज्यादा सजाएं देने, खास तौर पे जो लोग सजाए मौत की बात कर रहे हैं। मैं तो सजाए मौत के हमेशा से खिलाफ हूँ, वो तो होना ही नहीं चाहिए। और एक और आपने बात कही कि ये जो जिसमें अगर किक बैक्स नहीं है इन्वॉल्व तो ये जो पिछले केस खत्म हुए, अरबों रुपए इनके चपड़ासियों के निकल आए, तो उस पर क्या कोई एक्सप्लेनेशन आवाम डिमांड नहीं कर सकती थी कि आपके 25,000 के मुलाजिम के अकाउंट्स में इतने पैसे कहाँ से आए? देखें, ये जो मामला है ना, ये जो लोग थे जिनके मुलाजमीन के निकले, पहले तो ये साबित करना होगा कि उनके मुलाजमीन थे। यही चीज साबित नहीं हो सकी। ये तो एक आम तासुर है ना कि इनके मुलाजमीन थे। चले, ये तकरीबन वो उसी तरह का मामला है जैसे आपको याद होगा जब लैंड रिफॉर्म्स आए थे प्रेसिडेंट अयूब खान के टाइम पे, तो वो लैंड रिफॉर्म में जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे ना, उन्होंने बहुत सारी जायदादें जो है ना अपने मज़ारों के नाम लिखा दी थी और उनको फिर कभी भी नहीं कोई पकड़ सका था। तो ये जो तरीकाकार है इस तरह का, इस पे केसेस नहीं बना करते। ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जो कि
कानून इजाजत इस पे मैं फिर आपसे ब्रेक लेनी है मुझे, मगर आपने हमें एनलाइटन किया। मगर बाय द वे मैं एक बात आपको बता दूं कि वो जो डॉक्टर रिजवान साहब की तफ्तीश थी उसकी मेरे पास कॉपी है, जिसमें उन्होंने माना था कि हम इनके मुलाजिम हैं और हमारी मर्जी के खिलाफ हूं। ये एक चीज़ मौजूद है। बहरहाल इस पर हम दोबारा आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ों की वजाहत की। बड़े दबंग आदमी है, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं हो, लेकिन वो अपना नुक्ता नजर देते हैं। और एक ब्रेक है भट्टी साहब, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हमने हाजिर होना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजली, महंगाई, दोबारा से कीमत में इजाफा आजकल की बात हो रही है और हुकूमत वक्त जो है सो रही है, उसे कैसे जगाएं और उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जी भट्टी साहब, यहाँ पे अभी हमने मैशत की भी बात करनी है, मगर अमेरिका बहादुर की मुलाकातें हो रही हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हैं। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी जो है वो समझा है ज़्यादा अहम है, चूँकि वो वासराए पाकिस्तान हमें उन्हें कह दें कि जी उनसे मिलना बड़ा ज़रूरी था, सदर साहब से मिलना ज़रूरी नहीं था। बहरहाल क्या करें, ऐसा ही है वतन अजीज़। तो ये अमेरिकन बड़े परेशान है, डेमोक्रेसी के लिए इनकी बड़ी माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में। उनकी 52 स्टेट्स है ना अमेरिका की, करे एक आज़ाद मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। मुझे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की उनसे मुलाकात और सदर को दावत देने पर उस ओहदे की बेतुकीरी करने की समझ नहीं आई। क्या इन्होंने, उधर तो इतनी धांधली नहीं होती जितनी पाकिस्तान में मुबैना इल्ज़ामात लगते हैं जिस भी इलेक्शन पे हो, तो इन्होंने अमेरिकन सफीर को क्या पूछा होगा? शिफाफ इलेक्शन कराने का तरीका या डिले रखने का तरीका? हम ये बता नहीं सकते, गैप का इल्म अल्लाह के पास है। क्या पूछा? आप असेसमेंट लगाए ना, गैप का इल्म तो यकीनी बात है। देखें, जो सदर के पास जाना पसंद नहीं करते, अपने मुल्क के जो आईनी होता है, जो फेडरेशन की अलामत है, और गैर मुल्की सफीर से आप मिलते हैं और इसके बावजूद आप बरमला कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, और आपका मुल्क एक ही कंसेंसस से आइन बना 1973 का, वो कहता है 90 दिन में इलेक्शन। तो कादी साहब क्या है, हमारे फैसले लंदन अमेरिका। लेकिन मैं एक बड़ी खबर मैं आपको और दे दूं भट्टी साहब, कि आप जानते हैं कि हमारा बड़ा रॉ मटेरियल बाहर से आता है, यूरोप से आता है, फ्रांस से आता है, जर्मनी से आता है। और कल परसों हमने खबर दी थी कि जनाब ये उनका प्रेशर आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन करवाएं। एक उनका है इलेक्शन के हवाले से वो बात करते हैं, लेकिन अब ये है कि कुछ मुझे बड़े रिस्पेक्टेबल जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी तरफ से ये इशारे मिल रहे हैं कि शायद जो बहुत सा रॉ मटेरियल यहाँ की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है उस हवाले से भी कोई क्या खुदा न खास्ता ऐसी, इस पर हम और तहकीक और रिसर्च कर रहे हैं कि यह क्या मामला है। मगर सिलसिला ये है कि अगर ये मेशत अपने पाँव पर खड़ी नहीं होती, हमको अपनी इसमें इज्जत बहाल नहीं कर सकते, तो भट्टी साहब हमारे क्या आगे पीछे ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे भी कमो बेशतर 5-6 बिजनेसमैन जहाँ 15-15 हज़ार लोग काम करते हैं, 5-5 हज़ार, वो कहते हैं जो रॉ मटेरियल था ना 80% आना बंद हो गया है, हम कब तक मजदूरों को अपने पास से लेबर दे। ये मामले हैं हुकूमत को हल करने के। अगर आगे ही बेरोज़गारी का तूफ़ान है, अगर छोटी मोटी यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहा है, अगर वो जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है आपने उस पर भी बंदी लगवा दी, तो मुझे बताएं इधर रहते खुदे कारखाने जो 10-15% रह गए हैं, फैक्ट्रियाँ मिले, वो भी बंद हो गई, तो आगे ही शहर शहर करिया महंगाई की दुहाई है और लोग बिल जला रहे हैं। ऐसे में मुझे ऐसे लगता है काजी साहब अदब एहतराम से हुकूमत शायद हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं कर पा रही। असल में हुकूमत के अवानों में लोगों की मिजरी नहीं पहुंचती, अंदर लहर बहर होती है, बहारें होती हैं, अनइंटरप्टेड जो सप्लाई, मुफ्त की बिजली मिल रही होती है, गाड़ियों का पेट्रोल आना जाना, शान और शौकत, झंडे हिल रहे हैं, तो ज़रा देर लग जाती है वहाँ तक असल हकीकत पहुँचते हुए। मगर मैं एक अर्ज़ कर दूँ आपको, ये बांग्लादेश में इस वक्त जो बिजली के फी यूनिट की कीमत है वो 4.14 टका है, टका उनके हम उसको। अफगानिस्तान में 3.75 अफगानी है, श्रीलंका में खैर बहुत उनका जो रुपया है 3 रुपये उसके 3 उसके ठीक
इसके बाद श्रीलंका में ये हमारे जो हाल हुआ था उसका 56.90 था, उसमें भी यही वारदात थी। नहीं, श्रीलंका में आपको पता है इनकलाब आया था, डिफॉल्ट हो गया था, डिफॉल्ट होने के बाद ये हाल है। कितनी की प्राइस कही है आपने? 56.90। मैं नाज़रीन आपके लिए काजी साहब ये बता रहे हैं, श्रीलंका जहां इनकलाब आया, बादशाह के घर में घुस गए, वहां 56, और पाकिस्तान में जरा रहनुमाई। अच्छा, इसमें इंडिया का पहले बता दूं 6.470 यानी 6 इंडियन 6.5 रुपए का वहाँ उनका। अच्छा, अफगानिस्तान तो एक अरसा दराज से हालत जंग में रहा है, अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की, गैर मुल्की फौजें रही, उधर कितना है? अफगानिस्तान में 3.75 पौने 4 रुपए उनके 3 रुपए 75 पैसे जी 75 पैसे। तो पाकिस्तान में जरा ये बताया ना, जहां ये 700 यूनिट से ऊपर जो मुझे हमारी रिसर्च टीम ने बताया 65 रुपए का भी है। और आज खबर है कि कुछ पेट्रोल में कीमतें बढ़ेंगी, जब खुदा न खास्ता बढ़ेंगी तो फिर आपका जो एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। कैसा मेरी रहनुमाई फरमाएं, आम शहरियों को ये इशू जो आपको सड़क पे मिलेगा वो बिजली का बिल का रोना रोएगा। ये सिर्फ यूनिट की कीमत है, टैक्सेस इसके अलावा, या टैक्सेस इसमें इंक्लूड है? हमें जो पड़ता है 700 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करने वाले को वो यही है। ये इसमें आप टीवी, जो कभी आपने पीटीवी नहीं देखा, 35 रुपए उसके डालते हैं, और इसमें जीएसटी डाला हुआ है, इनकम टैक्स डाला हुआ है जो हम अलग से पे करते हैं, जो हम अपनी इनकम जो भी हमारी इनकम होती है वो ज़ाहिर चुप काजी साहब, अगर एक मैं सवाल, आप थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है आपका, हम आईपीपी को खरबों रुपए दे चुके हैं, क्या हम उससे 10% पैसे लगा के सोलर के जरिए इस आवाम की जिंदगी आसान नहीं कर सकते? एक स्टोरी कर रहे हैं उस पर, अभी ये मैं थोड़ा सा उसका मैं आपको टीजर दे जाता हूँ कि यहाँ पे अब इंडिया में 300 यूनिट पे, ये जो 2 स्टेटें हैं, एक इंडिया की एक दिल्ली की, जहाँ पे केजरीवाल की गवर्नमेंट है, उन्होंने 300 यूनिट पे बंदे को फ्री कर दिया है। तो 80% बंदे इन दोनों स्टेटों के बिजली का बिल नहीं देते। नंबर 1 ये बात। अच्छा, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक हमने स्टडी की है, वो स्टडी ये थी कि भाई अगर हम यहाँ पर जो छोटे सोलर लगा दें जो कि 250 यूनिट पैदा कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ तकरीबन 240 बिलियन की जो है वो अच्छा, कैसा मेरी इस खबर को जरा कहें, शायद अल्लाह करे गलत हो, इतला आता है, खबर है बट नॉट कन्फर्म, 1000 अरब रुपया पावर सेक्टर को हम सब्सिडी देते हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल है। ये सब्सिडी क्या है, ये इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये झोंपड़ी वालों को दे, 3 कमरों वालों को दे, 2 कमरे वालों को दे, तो हमने छीनना होता है ना, कभी टैक्स के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी किस नाम पे। ये क्या है, ये सब्सिडी क्या है? ये सब्सिडी बुनियादी तौर पर कल जो सैफ अबड़ो साहब, सेनेटर साहब क्या के गए हैं, ये जो 2 नंबर मुआहदे हुए हैं जिनको ये खोलते नहीं है और जिनके नाम से इन्हें खौफ तारी हो जाता है कि अगर खुल गए तो ये सारी उम्र जेलों में सड़ेंगे अगर यहाँ के कानून पर अमल दरामद हो गया। और कल सैफ अबड़ो साहब ने यह भी कहा था कि हर मुआहदे में 2 शकें होती हैं कि अगर कोई गलत इतला दी गई है और अगर डिफ्रॉड किया गया है लोगों को, तो ये मुआहदे हम जो है इसको रिविजिट करके खत्म भी कर सकते हैं। मगर नहीं, मैं अब आपको एक और फिगर देता हूं, वर्ल्ड बैंक की फिगर, वो जो कि बहुत अंडरस्टेटमेंट है। 10 साल में $45 बिलियन का टीका वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमें इन आईपीपीज ने लगाया, और ये अंडरस्टेटमेंट है। और ये 10 साल की बात है, 1994 से शुरू करें तो 20 साल बनते हैं। इस हिसाब से $100 बिलियन बन जाता है, मगर इससे ज्यादा है। मैंने बबादी में सबसे बड़ा सूबा गालबन बलोचिस्तान है, उधर कहते हैं गुर्बत भी बोर है, बहुत है, 200-300 मील बाद शहर है। लेकिन जब से अनवारुल हक काकड़ साहब काबिल एहतराम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सिर्फ इन 28-20 दिनों में $29 में इजाफा हो गया। क्या डॉलर का इनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से क्या लिंक? वो तो पीडीएम ने डील करके गई है। मैं आप जरा थोड़ी सी बात कर दूं, जो मैंने थोड़ी सी बात की थी ना, अभी शर्जील मेमन साहब तशरीफ लाए थे, पीपल्स पार्टी से तो हमारा पुराना रोमांस है, मुस्लिम लीग नून भी हमारी बड़ी प्यारी जमात है। हजूर, इन्होंने ये मैशत डायरेक्टली निकाल के IMF और वर्ल्ड बैंक के 3-4 दर्जे के मुलाजमों के हवाले की है। इनकी औकात नहीं है ये $2 का टैक्स कम कर सकें या ज्यादा कर सकें, ये इनको उनसे पूछना पड़ता है। ये हालत की है हमने 23 प्रोग्रामों में, इन्होंने आके ये जो बड़े मसीहा बने हुए हैं और दोबारा वापस आते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। और कल जाके कोरिया में पूछें, डाइवो का मालिक जो जेल टर्म सर्व करके आया है, जिसने पाकिस्तान में भी किकबैक दी थी, जिसने लिबिया में भी किकबैक दी थी, जब इन हाथों के हाथ में ज़मामे कार देंगे। और कितने फख्र से बताया था हमारे साबका वज़ीर दफ़ा ने कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से, मतलब यानी बॉडी लैंग्वेज यही थी कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, वेरी गुड, और ज़मामे कार आपके हाथ में होगी तो डिफ़ॉल्ट ही करेंगे ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ,
ये बात ख्वाजा आसफ साहब ने कही थी, हम डिफॉल्ट कर गए। वो उन्होंने अपना नहीं कहा था मैं कर गई हूँ, उन्होंने कहा था पाकिस्तान कर गई हूँ। आपको पता माशाल्लाह उनकी कितनी फाइनेंशियल तौर पे वो मजबूत है। उनके वालिद साहब का भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम ये पूछ नहीं सकते कि वो 15 लाख क्यों आते हैं और कहाँ से आते हैं जो दुबई से आते थे। कामा देखिए, गरीब आदमी अगर कामा रख के घर का किचन चलाता है, हो सकता है आजकल उनकी हुकूमत नहीं है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी चले गए, सागडार साहब, वो भी कामे पे जाके कोई जॉब कर लें तो वो एक मिडिल क्लास के आदमी साहब है। कोई म्यार जब गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं कि ये औकामे पे फख्र करें। फिर मैं माफी चाहता हूं, उस आइन को पूछें कि आपका वज़ीर दफा एक दूसरे मुल्क का कामा रखता है, उसकी मुलाजमत रखता है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर रखते हैं यार। उसके पैसे अगर पूरी दुनिया में घुमाए तो उसे पाकिस्तान हुकूमत नहीं पूछ सकती। सर मैं तो उस बात पे नहीं जाता ना कि उनके पैसे हैं, बैंक अकाउंट हैं या नहीं है। मुझे ये बताएं कि मैं आज मोदी का कामा निकल आए किसी मुल्क का, उसका हशर क्या करेगी उसकी अपोजिशन। फिर माफी चाहता हूं, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जिन बातों पे उसमें हम दिफा बना के बैठे। आपके वजीर दफा का निकल आया तो आपकी क्या उन्हें सजा मिली? हम सवाल ही नहीं कर सकते, हम पूछ नहीं सकते। असी आज तक पूछे है जिन ब्यूरोक्रेट्स को 2-2 तनख्वाहें मिल रही थी, क्यों मिल रही थी? जो आपको याद है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के गाजी साहब, ये इधर से ये जुर्म था, ये जुर्म हुआ। कुछ किलोमीटर है दिल्ली, वो कजरवाल बिजली मुफ्त, सेहत मुफ्त, वो क्या, उसके पास क्या जादू है जो हमारे पास नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत है, अल्लाह का रास्ता है, नबी का रास्ता है, तो वो क्या है इस पाकिस्तान में? क्या अल्लाह नबी रसूल को हम सारे इस मुल्क के अवाम मानते हैं। जब अल्लाह नबी रसूल का नाम आए ना तो अपने हुक्मरानों का नाम ना लिया करें। मैं अगर अल्लाह नबी रसूल का इनको ख्याल हो तो ये क्या यहाँ पे जो है वो किक बैकें चलें, अकामे चलें, और फिर इस मुंह के साथ आके टीवी पे बैठ के पकड़ा उस पे निकाला कामे पे, जिस बात पे डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, कामा रखना बाजार ते डिफेंस के लिए फखर की बात है। मुझे ईमानदारी से बताएं, बीइंग ए पाकिस्तानी, यार एक सवाल का जवाब दें। हफीज पाशा साहब या कौन थे, मुझे याद नहीं, टीवी पे आए तो उन्होंने ये बात की। शबर जैदी साहब ने कहा यार वो हलाल कमा रहे, आराम, इसको छोड़ दो। डबल जॉब करना पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस में बैठ के, वो ये कोई थोड़ा सा जुर्म है? मगर नहीं, इतना उन्होंने फड़ो जिन्हें कुछ नहीं किया। तो काजी साहब फिर पाकिस्तान में कहते हैं रिश्वत लेने और देने में जहन्नमी, इससे ज्यादा सजा कोई नहीं हो सकती। यहाँ पर मेरा ईमान है, नहीं जो रिश्वत लेते हैं उनका तो ईमान नहीं है ना। मेरी क्या हैसियत है तो, लेकिन इधर तो 95% करप्शन लीगल हो चुकी है। आपके वजीर दफा कहते हैं, आपके और सरकारी लोग कहते हैं यार रिश्वत तो चलती है, ये कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पे जब यहाँ ये एटीट्यूड हो कि यहाँ आपके चेयरमैन FPR ने पता कितने बयान दिया कितनी चोरी होती है? मुबारक है, फिर की करा, रोको ना। तनख्वाह 600 अरब रुपए कहते हैं चोरी होती है। और खुदा के बंदे, इतने बड़े दफ्तर में आप क्यों बैठे हो? अगर 600 अरब आपकी नाक के नीचे लोगों ने चोरी करके, फ्रॉड करके, हिम्मत की दाद दें मुल्क को इस नहज पे पहुंचा के, फिर सईद काजी यही मुंह फड़ के टीवी पे आ जाता है और आके बजाता और आके, यार कोई है, कोई सिलसिला है? अगर काजी साहब ये चीजें भी, आपका चेयरमैन FPR जो इंचार्ज है वो कह रहा है 600 अरब की चोरी कोई बात नहीं, मैं क्या करूं? तो फिर अगर इस कौम का अल्लाह ही आफत है। अब एक कलैप्स की खुदा न खास्ता, और उसको अरेस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? और मैं आज आपको बता दूं, भट्टी साहब, आप मुझे मेरी बात का बुरा मनाएंगे लेकिन मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। ये सारी इररेलेवेंट और सारी नॉन इश्यूज़ पे बात हो रही है जो हमने पूरा प्रोग्राम किया है। ओए अपनी मुल्क की मैशत को देखो। कल से जो आपने बच्चों की फूड इंपोर्ट करनी है उसकी बात करो। कल यहाँ अगर ये बिल जो हैं पे नहीं होते तो क्या PSO पैसे दे सकेगा? ये कायदे आज़म ने जो मेरे और आपके लिए गुज़श्ता 6 माह में 4.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। आपके मुल्क जाओ, भर्ती माँ होती है, क्यों छोड़े? क्यों इतने मजबूर बेबस कर रहे हो उनको कि वो वतन की मट्टी माँ से दूर जा रहे हैं? और जालिमों, कुछ तो शर्म करो। भट्टी साहब चलें, मैं जो PM साहब ने कहा है उनकी बड़ी एक उनकी दानिश होगी कि जी शायद बात यह है कि ये 6 बिलियन डॉलर जो हैं फॉरेन रिमिटेंसेस के गिरे हैं में 6 अरब की कमी आई है। इंपोर्ट बिल बड़ा है, आप ओवरसीज को पाकिस्तानी नहीं समझते। आप कहते हैं जाते जाए
हम इन्हें वोट का हक नहीं देते, हम इन्हें ये हक नहीं देते। एयरपोर्ट पे आए तो सबसे पहले कस्टम उनसे कहती है अमेरिका से आए हो तो $200 दे दो, यूके से आए हो इतने पाउंड दे दो, दिनार दे दो। आप ओवरसीज पाकिस्तानी को इज्जत क्या दे, इज्जत ही दे दो। मैं सिर्फ ये कहता हूं, आर दे गोइंग टू वेक अप? ये हमने जागना कब है? हमें कोई ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, यहाँ पे आज डॉक्टर शफाक हसन खान साहब को हमने कोशिश की बुलाने की, वो आते रहते हैं। काई साहब माफी चाहता हूँ, जागना कब नहीं है, जीना कब है, हम मुर्दा हैं। नहीं मैं नहीं, जो जमामेकार जिनके हाथ, जिनमें इख्तियारात जिनके पास है, जो इस राट को रोक सकते हैं, इसको अरेस्ट कर सकते हैं, एक सीरियसली इसको अच्छा काजी साहब सिर्फ 30 सेकंड। डॉक्टर अशफाक असद साहब नहायत काबिल एहतराम, उनका एक लफ्ज़ मैं अक्सर कोड करता हूँ, वो कहते हैं जब तक कोई हुक्मरान खुद ना चाहे डिफॉल्ट नहीं हो सकता। आज हमारी टीम ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा मैं सख्त डिसहार्ड हो चुका हूँ, मैं नहीं आ रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं 2 सालों से ये बात कर रहा था। तो अगर आपके इकॉनमी के बेलौस और माहिर लोग आपसे, उनकी राय ये है कि ये जो भी हुआ ये विलफुली हुआ, वो उनकी राय मुकद्दम है हमारे लिए, लेकिन ये है कि अब भट्टी साहब क्लोजिंग है, मगर इस उम्मीद और दुआ के साथ लेट्स वेक अप एंड लेट्स वेक अप टू दिस हॉरिबल इकोनॉमिक रियलिटी जो हमारे सामने है, एंड लेट्स स्टॉप दिस रॉट। इसको रोके यार, हमारे आपके हम सब के बच्चों के लिए। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।